दोस्तों नमस्कार। दोस्तों रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा जो असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है से इसी के ऊपर वीडियो बनाए हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि कितना वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और हम लोग उसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसके लिए फ़ी कितना है, उसका सिलेबस क्या है, एज लिमिट क्या है, इन सारे बातों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों भारत के 21 रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा जो है ये विज्ञापन प्रकाशित किया गया है और आप जो है किसी एक ही बोर्ड से भर सकते हैं, तो इस बात को ध्यान में रख के भरना है। आइए अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि ये वैकेंसी कितना है, कब तक लास्ट डेट है भरने का। इसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है वह है सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 1/2024 और ये देश के अलग अलग आरआरबी के द्वारा जारी किया गया है। इस मानचित्र में आप सभी आरआरबी को देख रहे हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके महत्वपूर्ण तिथि पर। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 20/1/2024 यानी कि 20 जनवरी 2024 से आप इसको भर सकते हैं। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन दोस्तों 19 फरवरी 2024 तक आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। और अगर उसमें भरने के बाद अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करने का ज़रूरत है तो आपको 20 से लेके 29 तक यानी कि 20 फरवरी से 29 फरवरी 2024 के बीच तक का जो मॉडिफिकेशन का टाइम दिया गया है, इस बीच में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर कोई गलती हो गया उसको सुधार सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 250 रुपीज़ का फ़ी पे करना होगा यदि आप मॉडिफिकेशन करेंगे। तो इसलिए आप स्टूडेंट हैं तो सही से नोटिफिकेशन को पढ़ के समझ के और फिर फॉर्म भरिए ताकि किसी मॉडिफिकेशन का ज़रूरत इसमें नहीं पड़े। अब आइए हम लोग थोड़ा डिटेल्स में चर्चा करते हैं कि ये वैकेंसी कितना है, क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें जो है केवल आपको ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना है, ठीक है। एप्लीकेशन जो है एलिजिबल कैंडिडेट ऑनलाइन ही भरेंगे और ये पोस्ट का नाम है तो पोस्ट हो गया असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी। दोस्तों एएलपी क्या होता है? रेलवे में एक लोको पायलट और एक एएलपी हर एक इंजन में रहते हैं। तो वही जो लोको पायलट का जो असिस्टेंट हुआ यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट, बाद में ये आगे चल के प्रमोशन होके लोको पायलट ही बनते हैं। और पे लेवल इन 7th सीपीसी यानी कि 7th पे कमीशन सेंट्रल पे कमीशन के अनुसार जो है इसका लेवल है। पे लेवल 2 के अंतर्गत एएलपी का पद आता है और जो इसका इनिशियल बेसिक पे है वो 19,900 रुपया से स्टार्ट होता है। इसके अलावे जो है इसमें बहुत सारा भत्ता होता है, जैसे मान लीजिए डियरनेस अनाउंस है, एचआरए है, ट्रैवलिंग अनाउंस है। इसके अलावे जो है जो माइलेज वगैरह है, ये सब बहुत सारे अनाउंस मिलके एक अट्रैक्टिव वेतन जो है मिल जाता है असिस्टेंट लोको पायलट को। अब है मेडिकल स्टैंडर्ड और इसके अलावे जो रेलवे में आवास की सुविधा है, हॉस्पिटल की सुविधा है, पास की सुविधा है, तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं जो है असिस्टेंट लोको पायलट को मिलेगी। अब इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है? तो दोस्तों इसका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो A1 है, ठीक है। A1 स्टैंडर्ड आगे डिटेल्स में दिया हुआ है कि इसमें इसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। अब है एज ऑन 1/7/2024 यानी 1/7/2024 के तिथि से एज की गणना की जाएगी और उसके अनुसार होना चाहिए 18 से 30 वर्ष, ठीक है। अब फिर आगे अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट को जैसे SC ST ओबीसी या अन्य जो भी एलिजिबल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उनको एज में कितना छूट मिलेगा वो आगे टेबल में दिया हुआ है, हम लोग देखेंगे आगे। अब है टोटल वैकेंसीज ऑल आरआरबीज। दोस्तों सारे आरआरबी को मिला के यानी कि ये वैकेंसी जो निकाला गया है पूरे इंडियन रेलवे के 21 आरआरबी के द्वारा और कुल मिला के इसमें पद है 5,696 यानी 5,696 पद इसमें है।
RRB वाइज एंड रेलवे जोन वाइज डिटेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी इज गिवन इन एनेक्चर बी। दोस्तों इसमें एनेक्चर बी में जो है पूरा RRB वाइज और जोन वाइज जो है वैकेंसी डिटेल्स में दिया हुआ है, आप आगे देखेंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे इसमें बोला जाता है कि जो भी आप फॉर्म भरने से पहले पूरा जो इस डिटेल्स को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लें, ताकि सही से फॉर्म को भरना है और फॉर्म को ऑनलाइन ही भरना है। एक बात याद रखना है कि फॉर्म को ऑनलाइन भरना है, ठीक है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि पैरा नंबर 2 में कि कैंडिडेट जो है जिस समय फॉर्म भरेंगे यानी लास्ट डेट में उनके पास जो है क्वालिफिकेशन जो मिनिमम मांगा गया है वो होना चाहिए। यानी कि कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी ऐसे कैंडिडेट जिनके पास फाइनल रिजल्ट वेटिंग में है यानी नहीं आया है अभी तक, तो वैसे कैंडिडेट फॉर्म को नहीं भरेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कहता है कि ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट, हर एक कैंडिडेट को केवल एक एप्लीकेशन ही भरना है, ठीक है। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली थ्रू द ऑफिशियल RRB वेबसाइट लिस्टेड इन पैरा 13F। कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली 1 RRB and only 1 application per candidate will be accepted for notified post in centralized. Applicants who submit more than 1 application against this centralized shall be disqualified. यानी जो एक से अधिक एप्लीकेशन डालेंगे उनको डिस्क्वालीफाई समझा जाएगा। अब है एलिजिबिलिटी, यानी इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। मैट्रिक पास होना चाहिए और उसके अलावा ITI होना चाहिए और जो संबंधित ट्रेड है या कुछ ट्रेड से डिप्लोमा होना चाहिए। तो उसका सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, आप अच्छी तरह से पढ़ के ही भरें फॉर्म को। और यहाँ पर है क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC ST OBC EWS EBC स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट जैसे फी कंसेशन रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन ETC were not specified otherwise will be the closing date of submission of online applications against this centralized। यानी कि जो भी क्रूशियल डेट है, एज लिमिट या फीमेल लिमिट का जो डेट है, जो आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं जैसे SC वर्ग के हैं, ST या OBC या EWS के हैं या EBC के हैं, तो ये क्लोजिंग डेट तक ही माना जाएगा, ठीक है। अब है मेडिकल फिटनेस। मेडिकल फिटनेस जो है कैंडिडेट का उसको कंफर्म कर लेना है कि A1 स्टैंडर्ड का मेडिकल फिटनेस उनका है या नहीं है। और एक इसमें लिख दिया है कि कैंडिडेट हु आर फाउंड मेडिकली अनसुटेबल फॉर दिस पोस्ट शैल नॉट बी गिवन एनी अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट। अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो मान लिया रिटन पास कर गए, उसके बाद जो इसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो पास कर गए, उसके बावजूद अगर वो मेडिकली फिट नहीं पाए गए तो उसको किसी दूसरे अल्टरनेट पद में अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। ALP के अलावे कोई भी दूसरे पद में उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप मेडिकली फिट हैं तभी इस एप्लीकेशन को भरें, अन्यथा नहीं भरें। अब है एज। दोस्तों एज की गणना जो की जाएगी वो 1/7/2024 के अनुसार की जाएगी और 1/7/2024 में आपको 18 से 30 वर्ष का एज होना चाहिए। और अगर आप कुछ जो एज रिलैक्सेशन वाले कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो फिर उसमें आगे टेबल दिया हुआ है, उसके अनुसार आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। अन्यथा जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए एज लिमिट है 18 से 30 वर्ष और एज की गणना की जाएगी 1/7/2024 से। अब है सिलेक्शन ऑफ RRB वाइज एंड रेलवे वाइज वैकेंसी इंडिकेटेड इन सेंट्रलाइज आर प्रोवाइडेड एंड प्रोविजनल एंड दिज में इंक्रीज और डिक्रीज। दोस्तों इसमें जो एक आगे पर दिया हुआ है टेबल, तो उसमें RRB वाइज और जोन वाइज कितना वैकेंसी है वो दिया हुआ है। और ये बोला जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सहायता ज़रूरत के अनुसार जो है वैकेंसी को बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है।
कैंडिडेट मस्ट हैव देयर ओन एक्टिव मोबाइल नंबर एंड वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी। दोस्तों अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरने से पहले आप एक ईमेल आईडी बना लें और एक आपका पर्सनल मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो इस प्रकार आपको एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगा और पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो भी कम्युनिकेशन किया जाएगा वो इसी के माध्यम से किया जाएगा। आपको मोबाइल पर एसएमएस मिलेगा और ईमेल पर मैसेज मिलेगा। तो आपके पास एक वैलिड अपना खुद का एक ईमेल आईडी बना लें। ये बहुत ही आसान होता है ईमेल आईडी बनाना, और मोबाइल नंबर खुद का दें। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे तो आपको ये दोनों चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का। तो आप इंश्योर कर लें कि आपके पास ये होना चाहिए। उसके बाद बोलता है आफ्टर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट इफ कैंडिडेट विशेस टू फर्दर मॉडिफाई चेंजेज और करेक्ट एनी डिटेल्स एक्सेप्ट डिटेल्स फिल्ड इन द क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म। कहता है कि अगर आप सबमिशन कर चुके हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन का और भर चुके हैं और उसके बाद भी आपको अगर कुछ मॉडिफाई करने का ज़रूरत है तो फिर आपको 250 रुपीज़ का नॉन रिफंडेबल जो है एक फ़ी लगेगा और आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इसको आप नहीं कर सकते हैं मॉडिफाई, तो इसलिए आप सोच समझ के अपना मोबाइल नंबर दें और ईमेल आईडी बनावें। आफ्टर 29 फरवरी 2024 आरआरबी शैल नॉट इंटरटेन एनी रिप्रेजेंटेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन द एप्लीकेशन। दोस्तों एक जो टाइम इसमें दिया गया है मॉडिफिकेशन का, उसके एक्सपायरी के बाद यानी कि 29 फरवरी के बाद आप इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन जो भरें वो सोच समझ के और नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद भरें। अब है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकेंड स्टेज CBT शैल बी डन RRB वाइज एट द रेट ऑफ 15 टाइम्स द वैकेंसी ऑफ RRB। दोस्तों जितना जो सबसे पहले एक एग्ज़ाम होगा, पहला एग्ज़ाम होगा CBT 1, तो उसमें जो है 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और उसका CBT 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, और ये जो है हर एक RRB वाइज होगा। ठीक है, CBT 1 में 15 गुना जितना भी सीट है उसके 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा CBT 2 के लिए। तो इसको ध्यान में रखना है। अब है निगेटिव मार्किंग। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग एट द रेट 1/3 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। कहता है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो है 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग होगा। CBT 1 एंड CBT 2 दोनों में ही होगा, CBT 1 में भी और 2 में भी। तो इसको ध्यान में रखना है, ज़्यादा गलत नहीं करना है। देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग इन कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। और जो बाद में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब है बैंड आइटम। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर एक परीक्षा की तरह इसमें भी जो है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कम्युनिकेशन से संबंधित जो गैजेट है वो लेके नहीं जाना है। यहाँ पर दिया हुआ है मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉचेज, बेंगल्स, चेन्स, ब्रेंकल्स, हेयरिंग एड, ये सब लेके जो भी यहाँ पर स्पेसिफाइड यहाँ पर किया हुआ ये सब लेके नहीं जाना है, एग्ज़ाम हॉल में अलाउड नहीं है। ठीक है, और जो इसका वायलेशन किया करेगा उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आगे लिख रहा है कि क्लॉक रूम का कोई अरेंजमेंट एग्ज़ाम के सेंटर पर नहीं रहता है, यानी आप जो भी अपने साथ बैग या कोई वैल्यूएबल सामान ले जाते हैं तो उसका सुरक्षा का जिम्मेदारी आपका खुद का होगा। ठीक है, Important for authentic and timely information and updatation, candidate are advised to see official RRB website। कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन इसमें कुछ टाइमली मिलेगा तो उसके लिए आप लोगों को RRB के वेबसाइट पर देखते रहना है कि उस पर कौन कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो उसको आप लोगों को देखना है, और किसी भी फ्रॉड में या जो फेक वेबसाइट है उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। केवल जो RRB का ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर आपको नोटिफिकेशन को देखते रहना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसको आप लोग
पढ़ लें जानकारी के लिए। अब यहाँ पर लिख रहा है कि जो भी CBT 1, CBT 2 और CBAT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसका जो डेट है, ये डेट अभी फिक्स नहीं किया है। आप RRB के वेबसाइट पर देखते रहें, वहाँ आपको पता चल जाएगा। और कॉल लेटर भी जो है आपके ईमेल पर भेज दिया जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आगे बता रहा है कि इसमें जो भी वैकेंसी दिया हुआ है ये प्रोविजनल है, और इसमें ज़रूरत के अनुसार इसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इसमें बहुत सारा जो रूल रेगुलेशन है ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। इसको सारा को अगर हम पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको हम थोड़ा थोड़ा जो महत्वपूर्ण है उसको बताते चल रहे हैं। फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी, दोस्तों जो SC/ST कैंडिडेट हैं उनको स्लीपर क्लास का जो है ट्रैवल फैसिलिटी जो है CBT 1, CBT 2 और CBAT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब के लिए मिलेगा। उसका मिसयूज नहीं करना है, यानी कि आपके पास पर कोई दूसरा आदमी ट्रैवल नहीं करना चाहिए। अंत में बताया जा रहा है कि कैंडिडेट को यह समय से पहले ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, क्योंकि लास्ट मिनट रश से बचने के लिए हो सकता है कि वेबसाइट ही हैंग कर जाए या कोई आगे प्रॉब्लम हो, तो आप लोग टाइम से पहले ही भर दें। लास्ट डेट से पहले भर देना है। अब यहाँ पर मेडिकल फिटनेस का स्टैंडर्ड दिया हुआ है। A1 में क्या होना चाहिए, विजन का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। नेशनलिटी यहाँ पर दिया हुआ है, इंडियन नेशनल होना चाहिए, और जो भी है यहाँ पर दिया हुआ है। एज लिमिट जो है आप देख सकते हैं, एज लिमिट 1/7/2024 के अनुसार 18 से 30 वर्ष होना चाहिए। और इसके अलावा SC/ST कैंडिडेट को 5 वर्ष का छूट मिलेगा। OBC नॉन क्रीमी वाले कैंडिडेट को 3 साल का छूट मिलेगा। और यदि आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं और उसमें भी अलग अलग कैटेगरी के हैं, तो कैटेगरी के अनुसार आपको 3 साल, 6 साल और 8 साल का छूट मिलेगा। उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी को कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार यहाँ पर दिया हुआ है कि किनका जन्म कब तक हो, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, दोस्तों इस पद के लिए जो ALP का पद है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आइए हम देखते हैं। द लिस्ट ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशन इज गिवन एनेक्चर 1। एनेक्चर 1 में जो है सो दिया हुआ है जो भी क्वालिफिकेशन का लिस्ट है। कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल फ्रॉम, दोस्तों बोला जाता है कि जो वैकेंसी अप्लाई करने से जो लास्ट डेट है उससे पहले, यानी कि 19/2/24 से पहले आपके पास जो है जो एलिजिबिलिटी के लिए जो क्वालिफिकेशन है, प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एजुकेशनल और टेक्निकल, वो होना चाहिए। ठीक है, जिनका रिजल्ट वेटिंग है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी, दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन्ड बिलो सीरियल नंबर 2। सीरियल नंबर 2 में जो कैटेगरी दिया हुआ है उसके छोड़ के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए एग्ज़ाम फ़ी है 500 रुपया। ठीक है, आउट ऑफ दिस ₹500 एन अमाउंट 400 शैल बी रिफंडेबल ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेज ऑन अपीयरिंग इन फर्स्ट स्टेज CBT। दोस्तों एग्ज़ाम फ़ी 500 रुपया यहाँ पर है, लेकिन बोला गया है कि जो CBT 1 एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तो उनका जो बैंक चार्ज काट के और बाकी 400 रुपया जो है उनको लौटा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको CBT 1 में अपीयर होना ज़रूरी है। और यहाँ पर जो सीरियल नंबर 2 में दिया हुआ है, फॉर कैंडिडेट हु बिलोंग्स टू SC/ST, यानी ऐसे कैंडिडेट जो SC हैं, ST हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस EBC। और क्वेश्चंस टू कैंडिडेट्स, EBC शुड नॉट बी
कन्फ्यूज्ड विथ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट को क्या करना है, दिस फी ऑफ ₹250 शैल बी, तो इनको 250 रुपया का फी अभी लगेगा। ठीक है, और CBT 1 में जब वो अपियर हो गए तो क्या होगा, दिस फी ऑफ ₹250 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेज एज एप्लीकेबल ऑन अपियरिंग इन फर्स्ट CBT 1, यानी कि जो फर्स्ट CBT 1 में अपियर होंगे तो उनका बैंक चार्ज काट के और बाकी ₹250 वापस कर दिया जाएगा। Note: only candidate who attend CBT 1 will get a refund on their examination fee as mentioned above। कहता है कि केवल वैसे कैंडिडेट का ही फी वापस किया जाएगा जो यहाँ ऊपर में दिया गया है उसके अनुसार, जो CBT 1 में अपियर होंगे। अगर जो CBT 1 में अपियर नहीं होंगे तो फी वापस नहीं होगा। अब है मोड ऑफ फी पेमेंट। फी पेमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो ओनली ऑनलाइन फी पेमेंट थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स UPI विल बी एक्सेप्टेड। दोस्तों फी जो है केवल ऑनलाइन जमा करना है, इंटरनेट बैंकिंग से आप जमा कर सकते हैं अथवा डेबिट या क्रेडिट कार्ड से जमा कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, तो ये सब के माध्यम से ही जमा कर सकते हैं। और उसमें जो एप्लीकेबल चार्ज या बैंक चार्ज जो भी है वो कैंडिडेट को ही बियर करना होगा। ठीक है, आप दूसरे मोड से फ़ी जमा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बिना फ़ी जमा किए एप्लीकेशन करते हैं तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर EWS EBC के लिए जो है सो कुछ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन, इसको पढ़ लेना है। उसके बाद है रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी। दोस्तों जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो CBT 1 एग्ज़ाम में अपियर होंगे उन्हीं का फ़ी जो इसमें दिया गया है वो वापस किया जाएगा, 400 रुपया और 250 रुपये का। अगर वो CBT 1 एग्ज़ाम में अपियर नहीं होंगे तो ये फ़ी जो है वापस उनको नहीं किया जाएगा। The responsibility for furnishing correct bank account details lie on the candidate and RRB shall not entertain any correspondence from candidate on this ground। दोस्तों जिस अकाउंट से आप फ़ी पेमेंट करते हैं उसी अकाउंट में जो है फ़ी वापस किया जाएगा CBT एग्ज़ाम 1 कंप्लीट होने के बाद। इसीलिए आप अपना ही बैंक अकाउंट दें ताकि आपके बैंक अकाउंट में फ़ी वापस आ सके। ठीक है, देयर विल बी नो रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी फॉर एररनेस, इनकम्प्लीट और रिजेक्टेबल एप्लीकेशन। ऐसे जो एप्लीकेशन जाएंगे तो उनका फ़ी वापस नहीं होगा। उसके बाद रिजर्वेशन का जो यहाँ पर क्राइटेरिया है यहाँ पर दिया हुआ है, और जो RRB का जहाँ पर वैकेंसी है जिस टेबल में वहाँ पर भी दिया हुआ है किस कैटेगरी का कितना सीट है हर एक RRB वाइज, तो आप उसको देख लेंगे। ये अलग अलग EWS कैटेगरी, OBC कैटेगरी सबके लिए क्राइटेरिया दिया होना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है किसके लिए क्या क्राइटेरिया है, एक सर्विसमैन के लिए भी है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं आगे। दोस्तों अगर कोई ऐसे आदमी जो कैंडिडेट सर्विंग कैंडिडेट है, ठीक है, एक कैंडिडेट सर्विंग इंक्लूडिंग दोज अंडरगोइंग इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोबेशन इन एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग रेलवे PSU may apply online directly to the RRB duly informing their employer। जो भी सर्विंग एम्प्लॉय है वो अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करके ही फॉर्म भरें। ठीक है, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस एन NOC फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फैलिंग व्हिच देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड। दोस्तों जो भी सर्विंग एम्प्लॉय हैं चाहे वो सरकारी में या PSU में या गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहीं भी हैं, या तो वो अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहाँ से ले लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में आपसे मांगा जाएगा। और यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में
एनओसी नहीं दे पाते हैं तो आपका कैंडिडेटर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है। कैंडिडेट शुड नोट दैट इन केस ऑफ कम्युनिकेशन is received from their employer by the RRB concerned withholding permission to the candidate applying or appearing in the examination, their application candidature will be liable to be rejected, cancels। इसीलिए आप लोग एनओसी लेके ही भरें। ठीक है। अब है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। दोस्तों अब ये फॉर्म भरने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये जानना है कि इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कैसे है। ठीक है। तो इसको ध्यान से सुने। पहला क्या है कि एक कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली वन आरआरबी एंड ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज़ टू बी सबमिटेड। कहता है कि हर एक कैंडिडेट जो है केवल एक ही आरआरबी में फॉर्म भरें और केवल एक ही फॉर्म भरें। ठीक है। एक से अधिक ऑनलाइन एप्लीकेशन मत सबमिट करें और एक से अधिक आरआरबी में मत भरें, नहीं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेज। दोस्तों ये जो एएलपी का रिक्रूटमेंट है ये कुल 5 स्टेप में कंप्लीट होगा। तो आइए हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेज सीबीटी। सबसे पहले क्या है सीबीटी 1 यानी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होगा सबसे पहले, और फिर उसके बाद 15 गुना कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। सेकेंड स्टेज सीबीटी यानी कि सीबीटी 2 होगा, उसके बाद फिर होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सीबीएटी, और जो इस तीनों में पास कर जाएंगे उनका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी सफल रहते हैं तो उनका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, और ये A1 लेवल का होगा। ठीक है। तो उसमें जो ऊपर दिया गया है कि A1 में मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो आप अगर ये पांचों टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, पांचों स्टेज कंप्लीट होने के बाद ही फाइनल रिक्रूटमेंट के लिए आपका नाम रिकमेंडेशन किया जाएगा। अब इंफॉर्मेशन ऑन एग्जामिनेशन शेड्यूल एंड वेन्यू विल बी गिवन इन ड्यू कोर्स थ्रू ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट, एसएमएस एंड ईमेल। दोस्तों एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ होगा, एग्ज़ाम का डेट कब होगा, ये सब का सूचना आपको बाद में वेबसाइट, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से दिया जाएगा। अब है रिक्वेस्ट फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ एनी ऑफ द स्टेज और फॉर चेंजेज ऑफ वेन्यू, डेट एंड शिफ्ट विल नॉट बी इंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। दोस्तों बोला जाता है कि जब एक बार रेलवे जो है जो आरआरबी एग्ज़ाम का वेन्यू, डेट ये और शिफ्ट ये सब फिक्स कर लेगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है। फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1। दोस्तों अब सीबीटी 1 जो पहला जो एग्ज़ाम होगा आपका वो होगा सीबीटी 1। तो सीबीटी 1 एग्ज़ाम होने के बाद शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए, और जो कैंडिडेट सीबीटी 1 में पास होंगे वही सीबीटी 2 एग्ज़ाम में बैठेंगे। ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन के द्वारा जो है ये मार्क और मेरिट तय किया जाएगा। The marks of CBT1 shall not be counted while preparing the final panel। कहता है जब फाइनल पैनल तैयार किया जाएगा तो CBT1 में जो मार्क्स आए हैं उसका काउंटिंग इसमें नहीं किया जाएगा। ठीक है। वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का ही होगा। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC SC ST who are shortlisted for CBT2 by availing relaxed standard of the age shall continue to be treated as candidate of their respective reserved community only for all subsequent stages of their recruitment process। यानी कि जो भी OBC SC ST के कैंडिडेट CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको आगे के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अपनी ही कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। उसका जो भी रिजर्वेशन मिलेगा उनको अपनी ही कैटेगरी में मिलेगा। अब है पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ CBT 1। दोस्तों अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसका पैटर्न और सिलेबस जानना कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और इसका सिलेबस क्या है। तो पहला है ड्यूरेशन। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होगा CBT 1 में 60 मिनट का यानी कि 1 घंटे का होगा, और इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75। हर एक क्वेश्चन जो है
वो 1 नंबर का होगा, ठीक है। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी प्रत्येक 3 गलत उत्तर पर 1 नंबर जो है आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। मिनिमम पास या परसेंटेज फॉर एलिजिबल कैंडिडेट, दोस्तों इसमें एक मिनिमम मार्क्स लाना जो है ज़रूरी है पास होने के लिए। जैसे आप अगर UR EWS हैं तो 40% मार्क आना चाहिए CBT 1 में, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25% मार्क्स लाना ज़रूरी है CBT 1 में। और CBT 1 में अब सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम लोग एक एक करके नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें मैथमेटिक्स से संबंधित जो कुछ प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे, जैसे नंबर सिस्टम, बॉडमास, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये जो सिंपल मैथमेटिक्स है वही सब है। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जनरल साइंस से प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड जो है वो 10th स्टैंडर्ड का होगा। और इसके अलावा जनरल अवेयरनेस से प्रश्न होंगे, जिसमें करंट अफेयर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, ये सब से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। अब है CBT 1, CBT 2 यानी कि सेकेंड स्टेज CBT। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट CBT 2 शैल बी डन। जो कैंडिडेट CBT 1 में पास हो गए उन्हीं का CBT 2 एग्जाम होगा। और यहाँ पर दिया हुआ है CBT 2 के लिए टोटल सीट का 15 गुना कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा, ठीक है। और जो फाइनल पैनल ऑफ ALP will be prepared only on the basis of marks and merit of the candidate in CBT 2 and CBAT। दोस्तों जो मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा कैंडिडेट का ALP के रिजल्ट के लिए, फाइनल मेरिट लिस्ट, वो CBT 2 एग्ज़ाम और CBAT एग्ज़ाम के मार्क्स के आधार पर बनाया जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है कि इसका तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से करना है ताकि आप मेरिट में आ सकें, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट का रस इसमें होगा। पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ CBT 2। अब यहाँ पर जो है CBT 2 एग्ज़ाम का पैटर्न और उसमें जो सिलेबस है वो दिया हुआ है। CBT 2 सेल कंप्राइजेज 2 पार्ट्स, इसमें 2 पार्ट्स होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। और टोटल ड्यूरेशन 2 घंटा 30 मिनट का एग्ज़ाम होगा और टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 175 क्वेश्चन। तो इसमें जो है पार्ट ए में 90 क्वेश्चंस हो गए और इसमें 90 मिनट्स का होगा। पार्ट 1 जो है 90 मिनट्स का होगा, ठीक है। और 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटे का होगा और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और पार्ट बी होगा 60 मिनट का, यानी कि 1 घंटे का होगा और इसमें 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है हर एक गलत उत्तर के लिए, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क विल बी डन फॉर CBT 2 हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट, ठीक है। दोस्तों चूंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट इसमें बहुत ज़्यादा है तो इसमें अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, तो मार्क्स जो है नॉर्मलाइजेशन के द्वारा इसमें तय किया जाएगा। अब है इन पार्ट ए। पार्ट ए में क्या है, मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबल, अलग अलग कैटेगरी के लिए कितना पास मार्क्स होना चाहिए। तो पार्ट ए में UR और EWS के लिए 40%, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25% होना चाहिए। ठीक है, कहता है ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट 1 शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्टलिस्टिंग ए कैंडिडेट फॉर द फर्दर स्टेज ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रोवाइडेड एंड कैंडिडेट irrespective of the community is able to secure qualifying marks 35% in पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आने पर ही आपको जो है आगे के प्रोसेस में ले जाएगा। और फिर पार्ट बी में मिनिमम 35% मार्क्स होना चाहिए, वो यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है पार्ट ए का। पार्ट ए में मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। और अब पार्ट बी का जो सिलेबस है यहाँ पर दिया है। पार्ट बी इज ओनली ए क्वालिफाइंग टेस्ट इन नेचर एंड शैल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम द वेरियस ट्रेड सिलेबस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द ट्रेनिंग, ठीक है। पार्ट बी जो है ये
इसमें जो अलग अलग ट्रेड से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो जिनका टेक्निकल सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्वालिफाइंग परसेंटेज 35% फॉर ऑल कैंडिडेट। ठीक है, चाहे किसी भी कैटेगरी या कम्युनिटी के हैं, 35% सभी को लाना जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। और अलग अलग सिलेबस जो है ट्रेड वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, सिलेबस ऑफ वेरियस ट्रेड। ठीक है, पार्ट बी क्वालिफाइंग टेस्ट CBT 2 क्वालिफिकेशन वाइज ग्रुपिंग ऑफ ट्रेड सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है अलग अलग। तो इसमें आप जिस भी ट्रेड के हैं उसको देख सकते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT। ठीक है, जो भी कैंडिडेट CBT 1 में पास कर जाते हैं CBT 2 में पास कर जाएंगे। तो उसके बाद जो है तीसरा जो स्टेप है वो है CBAT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ ALP वैकेंसी फॉर ईच नोटिफाइड कम्युनिटी, यानी हर एक कम्युनिटी जो भी नोटिफाइड इसमें है उससे 8 गुना कैंडिडेट को कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स इसमें पास कर जाएंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे, उनको विजन क्या है, सच शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस देयर विजन सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज पर एनेक्चर ओरिजिनल ड्यूरिंग द CBAT, फेलिंग व्हिच दे विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर। उसके बाद जो है सब कैंडिडेट जो भी इसमें दिया हुआ है परफॉर्मा उसके अनुसार विजन सर्टिफिकेट वहाँ पर जमा करेंगे। ठीक है, CAVT जो है वो क्या हो जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। ठीक है, सेल बी इंग्लिश एंड हिंदी एंड देयर सेल बी नो निगेटिव मार्किंग। CAVT में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। CAVT के लिए जो भी कैंडिडेट जाएंगे, यहाँ पर दिया गया है कि RDSO इंडियन रेलवे government.in का एक वेबसाइट है, तो उस पर जैसे प्रोसेस बताया गया उसके द्वारा आप लोग जाएंगे और वहाँ पर साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए जो है बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है उसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। जो भी डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ अप्लाई का प्रोसेस दिया गया है, इसका चर्चा हम आगे कर ही चुके हैं। इसमें जो फ़ोटो सिग्नेचर अलग अलग साइज का दिया हुआ है उसी के अनुसार आप लोग इसमें जहाँ JPG में मांग रहा है इमेज वहाँ पर JPG में देंगे। ठीक है, वेबसाइट ऑफ RRB पार्टिसिपेटिंग इन सेंट्रलाइज 1/2024। दोस्तों यहाँ पर अलग अलग RRB जो है पूरे इंडिया के जो 21 RRB के द्वारा इस वैकेंसी को निकाला गया है, तो सबका वेबसाइट दिया गया है यहाँ पर। आप इस सारे नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ के और यदि आप एलिजिबल हैं तो फिर आप इस फॉर्म को बिफोर टाइम सबमिट करें और तैयारी में लग जाएं। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, तो हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस RRB में कितना वैकेंसी है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर है पोस्ट वाइज पैरामीटर्स। यहाँ पर जो है दिया गया है सारा इन्फॉर्मेशन कि इसका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं असिस्टेंट लोको पायलट, इसका जो 7th पे कमीशन के अनुसार लेवल 2 में ये पद आता है और इसका बेसिक सैलरी 19,900 से शुरू होती है। मेडिकल स्टैंडर्ड है A1। ठीक है, और यहाँ पर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप चेक करके ही भरें, अगर आप एलिजिबल हैं तभी भरें। मैट्रिकुलेशन और प्लस ITI होना चाहिए, NCVT या SCVT जो भी यहाँ पर ट्रेड है वो दिया हुआ है। फिटर ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड TV, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन,
ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक, अथवा मेट्रिकुलेशन प्लस क्या है एक्ट अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड मेंशन अबव, या मेट्रिकुलेशन और 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। दोस्तों अगर ये सब ट्रेड से आप पॉलिटेक्निक हैं, डिप्लोमा है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ दिज इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन लिeu ऑफ ITI डिग्री in the engineering discipline are above with will also be acceptable in lieu of diploma in engineering। ठीक है, डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में डिग्री के जो कैंडिडेट हैं बीटेक के, वो भी भर सकते हैं फॉर्म को। चलिए अब हम लोग देखते हैं RRB वाइज और जोन वाइज कितना वैकेंसी है ALP के लिए। तो आप इस टेबल में देख सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है कि आप किसी एक ही RRB में अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इस बात को ध्यान में रख के अप्लाई करें। सबसे अधिक सीट आप देख रहे हैं कि बिलासपुर, RRB बिलासपुर में है। RRB बिलासपुर में 2 जोन के लिए वैकेंसी है, एक सेंट्रल रेलवे के लिए और एक है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए है। इसी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, तो आप जहां भी अपने इच्छा के अनुसार भर सकते हैं। यहाँ पर RRB यानी किस RRB से वैकेंसी निकला हुआ वो दिया हुआ है, यहाँ रेलवे जोन दिया हुआ है कि वो वैकेंसी किस जोन के लिए है, और यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC, EWS, अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया गया है। यहाँ पर टोटल सीट कितना है वो दिया गया है, और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए कितना है वो दिया गया है। तो आप लोग अपने इच्छा के अनुसार जहाँ मन करे उस RRB में फॉर्म भर सकते हैं। टोटल जो पद की संख्या है वो है 5696 यानी 5696। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट दिया हुआ है, SC ST के लिए फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, और यहाँ पर दिया है OBC नॉन क्रीमिलियर के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट इस टाइप से होना चाहिए। ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन बाय OBC नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट, इनके लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन है। ठीक है, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। EWS कैंडिडेट के लिए भी एक यहाँ पर दिया हुआ है जो उनका सेल्फ डिक्लेरेशन है। यहाँ पर EBC के लिए दिया हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर सबमिटेड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी। ठीक है, परफॉर्मा फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी obtained from an eye specialist by the candidate applying for the post of assistant loco pilot। दोस्तों जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर रहे हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि एक आई स्पेशलिस्ट के द्वारा इस परफॉर्मा को आप भरवा के रखें कि आप एक A1 स्टैंडर्ड को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में आपको ये मांगा जाएगा। तो इस टाइप से अलग अलग परफॉर्मा यहाँ पर है, आप कैटेगरी के अनुसार इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपको ALP के बारे में, वैकेंसी के बारे में डिटेल्स। अगर अभी भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। अंत में आप सभी का एक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।